मुख्यमंत्री चंपत सोरेन आज अबू आवास योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण। 20 लाख से अधिक लाभुकों को मिलेगा इस योजना का लाभ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय आज उच्च न्यायालय में दाखिल करेगा जवाब। 12 फरवरी को होगी सुनवाई। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता। जम्मू तवी एक्सप्रेस सहित कई डकैती कांडों में संलिप्त 15 अपराधी गिरफ्तार। 49,000 नकदी, 2 कार्बाइन समेत लूट के कई सामान बरामद। और 67वीं राष्ट्रीय स्कूल साइकिलिंग प्रतियोगिता का रांची में भव्य आगाज। पहले दिन अंडर 19 में झारखंड के संतोषी उरांव ने जीता सिल्वर। महाराष्ट्र का गोल्ड पर कब्जा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। दोनों सदनों में आज भी कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने 2 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री हरमोहन धन चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री धवन नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे और उन्होंने विशेषाधिकारी समिति के रूप में भी सेवाएं प्रदान की। श्री हरमोहन धवन का निधन 27 जनवरी 2024 को 83 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती रुबाब सईदा उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती सईदा ने उद्योग संबंधी समिति तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्रीमती रुबाब सईदा का निधन 6 फरवरी 2024 को 73 वर्ष की आयु में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के लिए कुछ मौन रहेगी। चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये प्रश्न किया कि विशेष न्यायालयों में किसी मामलों के निष्पादन के लिए कितने दिनों का समय अवधि निर्धारित है और इसे कम समय में करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। माननीय मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों की योजना के अंतर्गत देश भर में 414 ई पास्को न्यायालयों सहित 757 विशेष त्वरित न्यायालय कार्यरत किए हैं, जिन्होंने 2,14,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विशेष न्यायालयों में किसी मामले के निपटान की औसत समयावधि कितनी है तथा इस समयावधि को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जैसा इन्होंने खुद ने ही जिक्र किया कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और पॉक्सो, इसके माध्यम से जो कोर्ट स्थापित हुए हैं, इनकी संख्या 757 तो है एफटीएससी की और ई पॉक्सो की 411। अब और जो डिस्पोजल भी आप देखेंगे जो मैंने दिया है माननीय सदस्य को, 2,14,463 डिस्पोजल हुआ है। समय अवधि आप ठीक कह रहे हैं, हमने रखी है। कई बार 2 साल का विषय रहता है, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं, जैसे मथुरा का मैं केस का जिक्र करूं, 15 दिन में केस का डिस्पोजल हुआ है। एक केरला का एक केस है जिसमें भी लेस देन 100 डेज में डिस्पोजल हुआ है। तो ये तो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, इसमें डिस्पोजल और इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट ने अच्छा उपलब्ध कराया है।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज अबुआ आवास योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे। इसे लेकर जमशेदपुर के बिस्तुपुर स्थित गोपाल मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता समेत कई सांसद तथा विधायक शामिल होंगे। इस योजना के तहत 20 लाख से अधिक लाभुकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 6 रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इनकी कुल अनुमानित लागत 12,343 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। रेलवे की ये परियोजनाएं राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिलों में होंगी। इसके तहत देश में 1020 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बढ़ाया जाएगा, जिससे आगे आने वाले समय में रेल यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। ये सभी 6 परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होंगी। सरकार ने कहा है कि मल्टी ट्रैकिंग प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़भाड़ भी कम होगी। इससे लगभग 3 करोड़ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 8 स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दी है। 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी में रखे जाएंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही मत्स्य पालन एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि को मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी मिली है। पारदर्शी तरीके से स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट द्वारा 15 सितंबर 2021 को ही ये निर्णय लिया गया था कि हर वर्ष यानी कि हर वित्तीय वर्ष में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा और तदनुसार वर्ष 2022-23 में ऑक्शन किए गए स्पेक्ट्रम में जो बचा रह गया था, ऐसे स्पेक्ट्रम जिसका असाइंड अवधि 2024 में समाप्त हो रही है तथा सरेंडर किए गए कुछ और स्पेक्ट्रम जो उपलब्ध है, इसको वित्तीय वर्ष 2023 में ऑक्शन किया जाना प्रस्तावित था। जो पता है उसमें से अब इस स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा। जो योजना मैं आप सबके सामने लाया हूं, जिसको कैबिनेट में मंजूरी दी है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सब स्कीम के रूप में इसको मंजूरी मिली है। इस योजना में 6,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावना है, जिनमें 3,000 करोड़ केंद्र का होगा तो 3,000 करोड़ के लगभग लाभार्थियों की ओर से आएगा। इस स्कीम से फिशरीज सेक्टर में इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन विकसित करने, फिशरीज प्रोडक्ट में सेफ्टी और क्वालिटी संबंधी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने में सहयोग मिलेगा, जिससे इनके उत्पादों को मार्केटिंग में और मत्स्य पालकों को ज्यादा मुनाफा या ज्यादा आय में बल मिलेगा। जो एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको 3 वर्ष आगे के लिए और मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब 2023 की बजाय अब इसको 2026 तक मंजूरी मिल गई है। और 2018 में इसको मंजूरी जो मिली थी वो 7,522 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। अब इसमें एक लाभ और मिलेगा कि जो क्रेडिट गारंटी इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी, इससे और लोगों के इसमें बीच में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए अब बैंकों से पैसा मिलता है, उसमें अब आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी और लोन का रीपेमेंट 2 वर्ष के मॉरेटोरियम के बाद अब 10 वर्षों में आपको कुल मिलाकर पेमेंट को वापस करना है। अब तक इसमें 91 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है, जो विभिन्न लोनिंग एजेंसीज के द्वारा हुई है। अब अगले 3 सालों में और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 2023 से 2026 तक इसको जारी रखने का निर्णय किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक 12 फरवरी को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में दोपहर बाद 4 बजे से होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी 3 नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कृषि विभाग सतत काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की ताकत से ही देश का सामर्थ्य और मजबूत होगा। तौर पर जुड़ने का एक कार्यक्रम है। किसान सीधे तौर से जुड़े, अपनी बातों को रखे, अपनी समस्या को रखे और उन्हें सही तरीके से सूचनाएं उन तक पहुंचाई जाए और पहुंचे।
ये सुनिश्चित करने के लिए ये सारा आज 3 पोर्टल यहाँ से लॉन्च किए गए और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अधिक लाभ किसानों को अपनी समस्या के समाधान के लिए मिलेगा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के झारखंड के सलाहकार डॉक्टर अरुण उरांव ने कहा कि यूसीसी लागू होने के कई फायदे हैं। उन्होंने बताया कि यूसीसी लागू होने से महिलाओं और बच्चों का शोषण खत्म होगा। डॉक्टर उरांव ने कहा कि आदिवासी समाज को इससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर अरुण उरांव, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद झारखंड राज्य का सलाहकार हूं और ये संस्था 1967 से लगातार देश के आदिवासी इलाकों में काम कर रहा है। आज मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूं वो समान नागरिक संहिता से जुड़ा है, जो बिल उत्तराखंड के विधानसभा के पटल पर टेबल किया गया है। आप जानते हैं कि समान नागरिक संहिता हमारे संविधान में निहित डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के अंदर दिए गए निर्देशों में से एक है कि कैसे पूरे देश में एक समान कानून सभी लोगों के लिए हो। इस कानून से जुड़े जो ये बिल टेबल हुआ है, इसमें मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन की बातें तो की गई है और जो खासकर महिलाओं और बच्चों के प्रति जो शोषण होता रहा है, इनइक्वालिटी होती रही है, उसको दूर करने का ऐतिहासिक प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो एक भय और भ्रम की स्थिति आदिवासी समाज में थी और है कि हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो रिवाज हैं, हमारी जो रूढ़ी प्रथा है, उनके साथ छेड़छाड़ की जाएगी, उनको कमजोर किया जाएगा और हमारे इन ट्रेडिशनल वैल्यूज को कमजोर किया जाएगा। इसको इस बिल में नकारा गया है क्योंकि अनुसूचित जनजाति को इस बिल से बाहर रखा गया है। और आप जानते हैं कि आदिवासी समाज की एक बड़ी संख्या इस राज्य में निवास करते हैं, तो ये डर आदिवासी समाज को अपने दिल से निकालना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी बिल पास किया है, इसकी हर तरफ सराहना हो रही है। झारखंड के आदिवासी नेता लक्ष्मण टुडू ने कहा कि ये बिल काफी अच्छा है कि जो देश के अंदर में 75 साल से वंचित बच्चे, महिला और आम नागरिकों के बीच में समान अधिकार का जो हकदार चीज है, वो सबसे पहले इस देश में प्रथम ये राज्य है जहां यूसीसी लागू किया है। देखिए, यूसीसी आज के समय में एक समृद्ध भारत, एक श्रेष्ठ भारत निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान अधिकार के हकदारों का एक कानून है, इसीलिए ये भारत के लिए, देश के लिए, और ये समान अधिकार संहिता जो है, ये समान रूप से सभी लोगों को लाभ मिलने वाला ये कानून है। अब देखिए, इसमें जो भी बुराई चीज है, जो वर्षों से समाज चाहता है, देश चाहता था, वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज हुआ। जैसे यूसीसी में आपके 3 तलाक, हालाला, इद्दत पर यूसीसी ने एक दंडनीय अपराध माना है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो इस तरह से देश के अंदर में एक विधवा और बहु विवाह पर उस पर प्रावधान दिया गया है। और इस यूसीसी के तहत में एक, जैसे अभी देश में लिव इन रिलेशन है, लिव इन रिलेशनशिप है, उसमें नियम बनाया है कि भाई आपको अगर आप लिव इन रिलेशन किसी के साथ है तो उसको आपको 1 महीना के अंदर में रजिस्ट्रेशन कराना है रजिस्ट्रार के पास में। अगर आप लिव इन रिलेशन में कभी आप अलग भी होएगा तो दोनों ही सहमति से अलग होना है, जैसे एक विवाह के बाद तलाक होती है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज उच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करेगा। ईडी ने 5 फरवरी को हुई सुनवाई में न्यायालय से जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा था। इस पर अदालत ने ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का समय दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री की हस्तक्षेप याचिका पर उच्च न्यायालय में 12 फरवरी को सुनवाई होगी।
इधर धनबाद में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर कल से 25 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। धनबाद के सिविल सर्जन चंद्र भानु प्रताप ने बताया कि फाइलेरिया रोधी दवा का वितरण आंगनबाड़ी, विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वार्ड और कार्यालय बूथ के माध्यम से की जाएगी। ये दवा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को छोड़कर सभी लोगों को खिलाई जाएगी। गिरिडीह जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 26 लाख से अधिक बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि कल से 25 फरवरी तक लोगों को ये दवा खिलाई जाएगी। करना है। गिरिडीह जिला के कुल 26,52,139 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 फरवरी को सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर दवा डीसी एवं एल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। शेष बचे हुए व्यक्तियों को 11 फरवरी से 25 फरवरी तक दवा प्रशासकों, जिसमें सहिया, सेविका और वॉलंटियर हैं, के द्वारा घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान कल से चलाया जाएगा, जो 25 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर फाइलेरिया की दवा देंगे। इसे लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से जमशेदपुर के साकची में एनसीसी बटालियन ने रैली निकाली। रैली में एनसीसी के जवान बैनर और पोस्टर के साथ नारे लगाकर लोगों को फाइलेरिया के खतरे से आगाह कर रहे थे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर धनबाद परिवहन विभाग की ओर से डीटीओ कार्यालय से एक बाइक रैली निकाली गई। रैली को डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी ने रवाना किया, जो शहर का भ्रमण कर पुनः डीटीओ कार्यालय पहुंची। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में परिवहन विभाग की ओर से लगातार नुक्कड़ नाटक और रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और लोगों को उसको जागरूक करेंगे कि कैसे हम लोग अगर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें तो एक्सीडेंट को रोका जा सके। हेलमेट का प्रयोग करें, रेड लाइट का वायलेशन ना करें। जो हमारे पीछे जो पीले जो राइडर होते हैं, बहुत लोग वो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, वो लोग हेलमेट पहने। उसके अलावा सीट बेल्ट पहने। मतलब ओवरऑल जितना भी सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का हम लोग सभी को जागरूक कर रहे हैं। लोगों में संदेश पहुंचा रहे हैं कि आप स्वतः जो सुरक्षा के मानक हैं उनका अनुपालन करें, उससे आपका जीवन रक्षा होगा। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के साथ जिले के तमाम पदाधिकारियों ने सड़क सुरक्षा की दौड़ लगाई। जिला प्रशासन का यह सड़क सुरक्षा कार्यक्रम जिले के सुभाष चौक से शुरू होकर एक निजी विद्यालय तक गया। इस मौके पर उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मौके पर पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि यह सड़क सुरक्षा माह लोगों को जागरूक करने के लिए है, ताकि वो सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। रोड पर जो सेफ्टी के प्रिकॉशंस हैं, जो रोड सेफ्टी के रूल्स हैं, उनका अनुपालन बहुत जरूरी है। सभी एज के लोग, चाहे वो बच्चे हों, चाहे एडल्ट हों, चाहे ट्रक ड्राइवर्स हों, सभी पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, दे शुड ऑल फॉलो द रोड सेफ्टी रूल्स एंड द ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि ये न केवल हमारी जानमाल से जुड़ा है, बल्कि रोड पर चलने वाले सभी लोगों की जानमाल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर गढ़वा जिला अंतर्गत की जा रही तैयारियों को लेकर उपायुक्त शेखर जमुआर ने समाहरणालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आगामी लोकसभा आम निर्वाचन के निमित्त 22 जनवरी को एकीकृत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। जिले में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता हेतु हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा हस्ताक्षर कर अभियान की शुरुआत की गई। हो चुका है, हमारी पूरी मशीनरी इंटैक्ट है। हम लोग पूरा सेक्टर्स को हम लोग बांट दिए हैं। सारा सेक्टर में स्टेट एंड जो कंसर्न जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर्स है उनकी भी ट्रेनिंग करवा लिए। हम लोग सेंसिटिविटी के लिए जो क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल बूथ्स के, उसके लिए भी हम लोगों ने, हम और एसपी साहब ने सारे तीनों सब डिविजन्स में हम लोगों ने बैठकें कर ली है। सारा हम लोग क्रिटिकलिटी नॉन क्रिटिकलिटी पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। सारी तैयारी हम लोग की हो रही है। लातेहार पुलिस को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है।
पुलिस ने जम्मू तवी एक्सप्रेस सहित कई डकैती और लूटकांडों में संलिप्त 2 महिला सहित 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 49,000 नकदी, 2 कार्बाइन समेत लूट के कई सामान बरामद किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने में लातेहार और पलामू दोनों जिलों में करीब 9 कांड डकैती से और रोड रॉबरी से संबंधित हुआ है, जिसमें ये लोग संलिप्त रहे हैं। एक जो जम्मू तवी एक्सप्रेस में भी ट्रेन डकैती हुई थी, वो भी इसी टीम ने किया था। तो हम लोगों ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें साथ में कुछ स्वर्ण और चांदी के जो आभूषण के ज्वेलर्स होते हैं, तो उन लोगों की भी संलिप्तता आई है। वो लोग लगातार डकैती का और लूट का सामान खरीदते थे कम दामों पे। और आपके सामने एक वेइंग मशीन भी है, जिससे आभूषणों का वजन किया जाता है। तो 2 महिलाओं की भी गिरफ्तारी हुई है। राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में साइकिलिंग स्पर्धा की कल शुरुआत हुई। इसमें अंडर 19 बालिका वर्ग में महाराष्ट्र की स्नेहल माली ने स्वर्ण और स्नेहा ने कांस्य तथा झारखंड की संतोषी उरांव ने रजत पदक हासिल किया। वहीं बालक वर्ग में दिल्ली के अक्षर त्यागी ने स्वर्ण, राजस्थान के बजरंग ने रजत और आंध्र प्रदेश के कुमारा सुरेश ने कांस्य पदक पर अपने कब्जा किया। ढाका में आयोजित 4 देशों की सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया है। कल खेले गए मैच में निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में भी निर्णय नहीं होने पर टॉस के जरिए जीत हार का फैसला हुआ। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर देखते हैं फटाफट अंदाज में। ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराने में सफलता पाई। 11 फरवरी को होने वाले फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। शशि कुमार मुकुंद ने चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मुकुंद ने ट्यूनीशिया के खिलाड़ी को 7-6, 6-3 के अंतर से हराकर अंतिम मैच में प्रवेश किया। भारत के ऋत्विक चौधरी बोलापल्ली और निकी कारियांदा की जोड़ी ने अपने हमवतन जोड़ी परीक्षित सोमानी और मनीष सुरेश कुमार को 5-7, 6-1, 10-7 से हराकर चेन्नई ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन की एक अन्य भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में फ्रांसीसी जोड़ी को 4-6, 6-4, 10-6 के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। स्ट्रैंड्स मेमोरियल टूर्नामेंट में 2 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन ने महिलाओं के 50 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं भारत की अरुंधति चौधरी भी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफलता हासिल की है। उन्होंने 66 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल मैच में सर्बिया की मार्टकोविक मिलेना को 5-0 से जीत हासिल की। झारखंड समेत देश भर में आज मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। मौनी अमावस्या पर देश भर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने का महत्व है। इस दिन अगर संपूर्ण रूप से मौन रहा जाए तो अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड और कनकनी के बीच फिर से बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 11 फरवरी से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के कारण पलामू प्रमंडल और आसपास के जिलों में 11 से 13 फरवरी तक कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। वहीं 12 और 13 फरवरी को राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने के आसार है। जमशेदपुर में बिरसा युवा मंच झारखंड द्वारा एक अनोखा पहल करते हुए 100 से अधिक बार रक्तदान करने वालों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर के वरीय अधीक्षक एसएसपी कौशल किशोर शामिल हुए। मौके पर संस्था के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने बताया कि झारखंड का इकलौता शहर जमशेदपुर है जहां के लोग रक्तदान को उत्सव के रूप में मनाते हैं। द्वारा वैसे जमशेदपुर के वैसे ब्लड वॉरियर जिन्होंने अपने जीवन में 100 बार से अधिक ब्लड डोनेट कर चुके हैं, उनको जीवन रक्षक के रूप में सम्मानित करने का आज कार्यक्रम किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री चंपत सोरेन आज अबू आवास योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण। 20 लाख से अधिक लाभुकों को मिलेगा इस योजना का लाभ।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय आज उच्च न्यायालय में दाखिल करेगा जवाब। 12 फरवरी को होगी सुनवाई। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता, जम्मू-तवी एक्सप्रेस सहित कई डकैती कांडों में संलिप्त 15 अपराधी गिरफ्तार। 49,000 नकदी, 2 कार्रवाई समेत लूट के कई सामान बरामद। और 67वीं राष्ट्रीय स्कूल साइकिलिंग प्रतियोगिता का रांची में भव्य आगाज। पहले दिन अंडर 19 में झारखंड की संतोषी उरांव ने जीता सिल्वर, महाराष्ट्र का गोल्ड पर कब्जा।